नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री 5th सेमेस्टर यूनिट 4। यूनिट 4 का नाम है फासीवाद और नाजीवाद, जर्मनी और जापान और द्वितीय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें हम फासीवाद और नाजीवाद ये दो आपका मेन है। फासीवाद की जो विचारधारा है वो आपकी इटली से स्टार्ट हुई थी और नाजीवाद की जो विचारधारा है आपकी वो आपकी जर्मनी से स्टार्ट हुई थी। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ फासीवाद के बारे में। ये जो है आपका पार्ट 1 होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों ही यूनिट कवर करवा दी है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि मैम यूनिट 4 भी जल्दी लेके आओ, लेकिन यूनिट 4 आने में थोड़ा डिले हुआ है क्योंकि मेरा जो मतलब मुझे कोल्ड और कफ था तो प्रॉब्लम थी, इस वजह से यूनिट 4 की वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, तो बिना देरी के हम यूनिट 4 जो है अपना स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साथ ही टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जहाँ पर मैं आपको नोट्स वगैरह, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करवाती हूँ। वो चैनल जो है आप ज़रूर ज्वाइन करना नोट्स के लिए। तो देखते हैं फासीवाद के बारे में। देखिए, फासीवाद जो है ना एक टाइप की विचारधारा थी। क्या थी? विचारधारा। आपको बहुत बार बताया गया है, जब भी आपने पॉलिटिकल पढ़ा होगा, जिस भी शब्द के पीछे वाद लग जाए यानी कि उस शब्द का मतलब होता है एक विचारधारा से। फासीवाद एक विचारधारा थी। ठीक है, अब वो विचारधारा क्या थी उसको हमें समझना है। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में कई सारे राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्हें फासिज्म नाम दिया गया। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि तानाशाही का स्थापना यानी कि तानाशाही सरकार की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। किसका? फासीवाद का। अब तानाशाही तो आपको पता ही है क्या होता है, एक लोगों की सरकार, उसकी खुद की मनमानी। ठीक है, अब इससे तो आप रिलेट करके इसको लिख ही सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ, ये जो फासीवाद थे ना यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये आप देख लेना, ये गलत हो गया है। यहाँ पर वर्ड आएगा फासिज्म। फासिज्म जो थे ना उनको उद्योगपतियों और जो पूंजीपति थे उनका समर्थन मिला था फासिज्म को। ठीक है, अब फासीवाद जो शब्द है वो फासिज्म का हिंदी रूपांतरण है। और फासीवाद का शब्द क्या होता है? तो ये जो वाद मतलब ये जो विचारधारा है वो इटली से इस विचारधारा की स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से? इटली से। तो इटली में फासीवाद का अर्थ क्या होता है? इटली में फासीवाद का अर्थ होता है बंडल। बंडल जैसे कि आपको पता होगा एक बीड़ी का बंडल होता है, या आप कह सकते हैं, जब आपने देखा होगा कि बीड़ी का बंडल भी किससे होता है? एक लाल धागे से सिला हुआ होता है ना। तो इस बंडल का मतलब क्या था? इस बंडल का मतलब ये था कि उसमें एक लकड़ी है यानी कि लकड़ी का गठन और कुल्हाड़ी। जहाँ पर लकड़ी का गठन की तुलना एकता से की गई है, यानी कि आपने एक कहानी भी सुनी होगी बचपन में, एक बूढ़ा किसान होता है, उसके 4 लड़के होते हैं, ये वाली। वो 4 लड़के अगर साथ में रहेंगे है ना तो उन्हें कोई भी मतलब गिरा नहीं पाएगा, कोई भी उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। राइट, तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि लकड़ी का गठन यानी कि लकड़ी का गठन का अर्थ है एकता और कुल्हाड़ी का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि एकता में ही शक्ति। तो फासीवाद का इटली में शब्द क्या है? बंडल। और फासीवाद जो है सबसे पहले जो विचारधारा है वो कहाँ पे आई थी? इटली में आई थी। ठीक है, फासीवाद का सिद्धांत जो है ना बाद में सबके सामने आया और उससे पहले ही व्यवहार में आ गया। व्यवहार में आना, बाद में आना आप नहीं समझ पा रहे होगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हम लोग एक रूटीन बनाते हैं कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, फिर 8 बजे मुझे पढ़ने बैठना है, 9 बजे मुझे ब्रेक लेना है, जिसे हम क्या कहते हैं? टाइम टेबल। आप लोगों ने भी बचपन में बहुत बनाया होगा और मुझे पता है किसी भी बच्चे ने फॉलो नहीं किया होगा, क्योंकि आज तक मैंने खुद भी फॉलो नहीं किया। 2 दिन फॉलो हो पाता है, बाकी दिन फॉलो नहीं हो पाता है ना। तो बेसिकली ये होता है कि हमने एक चीज़ बनाया और उसके हम बाद में व्यवहार में ला रहे हैं, यानी कि बाद में उस पर अमल कर रहे हैं। जो हमने बातें लिखी है कि मेरे को अब 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, तो ये चीज़ क्या है कि हमने इस चीज़ का सिद्धांत, ये हमारा सिद्धांत है और ये सिद्धांत जो है वो हम व्यवहार में लेके आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले वो सिद्धांत आ गया, बाद में उसको व्यवहार में लाया गया। राइट, तो ये होता है डेली रूटीन।
ये है इसका मतलब। बट यहाँ पर ठीक अपोजिट था। यहाँ पर मतलब क्या था कि ये पहले ही व्यवहार में आ गया था और बाद में इसका जो है ये उभर कर लोगों के सामने आया। यानी कि फासीवाद की जो विचारधारा है ना, पहले ही इटली में आ गई थी, पहले ही लोग इसको अपनाने लग गए थे। बाद में इसका नाम दिया कि इस विचारधारा को फासीवाद की विचारधारा कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि आप समझ गए फासीवाद का जो सिद्धांत है, यानी कि फासीवाद का जो अर्थ है ये व्यवहार में पहले आ गया था और इसका जो सिद्धांत है वो बाद में राजनीतिक द्वारा बाद में दिया गया। ठीक है, उसके बाद तत्कालीन समय और परिस्थितियों की मांग के कारण उत्पन्न हुआ तथा आवश्यकताओं के अनुसार इसमें विचारों को शामिल किया। उस टाइम पर जो वहाँ पर स्थिति थी, जो समय था, उसी समय और स्थिति के चलते हुए वो जो विचारधारा है एकदम से आई। ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने वो विचारधारा बनाई फिर उसने लोगों तक पहुँचाई फिर लोगों ने उस पर अमल करना स्टार्ट किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले ही व्यवहार में आ गई और बाद में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हुए, जो राजनीतिक हुए, उन्होंने ये विचारधारा जो है इसको फासीवाद का सिद्धांत कहा, इस विचारधारा को। ठीक है, और इसके बाद आवश्यकता अनुसार इसमें कई सारे विचार भी लाए गए। अब हम ये देखते हैं कि फासीवाद तो हमने समझ लिया कि फासीवाद बेसिकली है क्या। तो फासीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तानाशाही की स्थापना करना। सबसे पहले कहाँ आई थी? इटली में आई थी। क्यों, कब आई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये विचारधारा इटली में उत्पन्न हुई। व्यवहार में पहले आ गई थी, बाद में इस सिद्धांत को बताया कि ये फासीवाद का सिद्धांत है। अब इस जो फासीवाद जो विचारधारा थी, इस फासीवाद की विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ, वो हम कम शब्दों में यहाँ पर समझते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इटली में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इटली नहीं पूरे यूरोप में, जो पूरे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इससे पहले मैंने आपको यूनिट 2 में फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसी से रिलेट करके ये फासीवाद की विचारधारा आई है। तो देखिए, यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, कौन सा वर्ल्ड वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसमें जो सबसे ज़्यादा क्षति हुई थी ना, सबसे ज़्यादा जिसकी स्थिति बिगड़ी थी वो देश था इटली। इटली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आपको पता है कि ब्रिटेन ने क्या किया था? ब्रिटेन ने इटली को बोला था कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम हमारा साथ दो और हम जैसे ही जीतेंगे तो जर्मनी हम तुम्हें देंगे, कहा था। आप लोगों को याद होगा, राइट ना? परंतु होता क्या है ये भी आपको पता होगा कि ब्रिटेन अपनी बातों पर अमल नहीं करता। ब्रिटेन और ये लोग जो हैं वो जीत भी जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन इटली को कुछ नहीं मिलता। और ऐसे ही भारतीय जो नागरिक थे या भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ भी सेम ऐसे ही। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो हानि है वो पहुँची किसको? इटली को। इटली को क्या बोला कि जर्मनी जब हार जाएगा तो जर्मनी में से कुछ हिस्सा हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने कुछ भी हिस्सा उसको नहीं दिया। जब कुछ भी हिस्सा उसको नहीं मिलता है तो इसी बात से इटली जो है ना, इटली के सैनिक बौखला जाते हैं और मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमारे संग ऐसा धोखा क्यों किया गया। जब उनको मतलब जो सारे सैनिक होते हैं, सारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं और एक दल बना लेते हैं, और एक दल बुलाते हैं जिसको फासिस्ट नाम दिया गया, फासिस्ट दल कहा गया। अब यहाँ पर जो मेन रोल था ना, वो मेन रोल था मसोलिनी का। किसका? मसोलिनी का मेन रोल था, क्योंकि कहा जाता है कि मसोलिनी ने ही इटली में फासीवाद विचारधारा जो है सबके सामने इसकी वजह से ही आई है। और जो दूसरी विचारधारा है नाज़ीवाद, वो हिटलर की वजह से आई है। ठीक है, तो मसोलिनी मतलब इम्पॉर्टेंट है फासीवाद में, याद रखना इनके नाम को। तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी सैनिक वगैरह होते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, उन सबको ये लगता है कि मतलब ब्रिटेन ने हमारे संग ऐसा किया, धोखा दिया। तो फिर उनका मतलब माइंड में फिर यही रहता है कि अब हम तानाशाही की स्थापना करेंगे अपने देश के अंदर और अपने देश को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे और सामने वाले देश को कमज़ोर बनाएंगे। तो यही इसके सिद्धांत थे। तो कई बार पेपर में पूछ भी लेता है कि फासीवाद जो विचारधारा थी उसकी विशेषता क्या है या उसके सिद्धांत क्या है। तो एक एक करके चलो हम सिद्धांत देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए,
फासीवाद का सिद्धांत यही है कि तानाशाही की स्थापना करना, यानी कि जिसमें एक व्यक्ति का शासन होता है। यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड में लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन करके लिख लीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आता है या कोई पॉइंट नहीं लिख पाते हो तो आप टेलीग्राम कर सकते हो मुझे, ठीक है, पर्सनली कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दूसरा उनका पॉइंट ये था कि विपक्ष, यानी कि जो हमारी अपोजिट पार्टी ये नहीं कि उसी देश के अंदर, अपोजिट पार्टी का मतलब वहाँ पर ये था कि जो सामने वाला देश है उसको कमज़ोर बनाना और कमज़ोर समझना, साथ ही साम्यवाद और समाजवाद इसका विरोध करना। और चौथा था व्यक्ति पूजा। व्यक्ति पूजा का मतलब ये होता है कि जो एक नेता होता है, जो सरकार चला रहा है, उसी को वही सर्वोच्च है, उसकी पूजा करना, उसकी सारी बात मानना, क्योंकि वही शासन कर रहा है और यही था तानाशाही शासन। उसके बाद होता है विरोधियों का खात्मा, यानी कि जो भी हमारे विरोधी हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं, उनका खात्मा। उनको ये नहीं कि गुलाम बनाना, उसका मतलब होता है कि उसका खात्मा करना, यानी कि उनको पूरी तरीके से फिनिश कर देना। और अगला जो उनका विशेषता थी वो था कि अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना, किसी भी हद तक चले जाना, मतलब अपने राष्ट्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाना ही उनका मेन जो था मोटिव था। उसके बाद उनका जो अगला पॉइंट था वो ये था कि लोकतंत्र को नहीं मानना है, लोकतंत्र का विरोध करना है, उदारवाद का विरोध करना है, साथ ही धर्म और चर्च में विश्वास रखना है। यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि राजनीति में धर्म को और चर्च को मिला लिया, तो धर्म और चर्च में विश्वास करना ही इनका जो है सिद्धांत था। और अगला था साम्राज्यवाद तथा सैनिकवाद का समर्थन, यानी कि बहुत ज़्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार करना और बहुत ज़्यादा सैनिकों का बढ़ाना, सैनिकवाद करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय का विरोध। अंतर्राष्ट्रीय विरोध मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मुद्दा होता है या कोई भी फ्रेंडशिप होता है, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं रखना, इसका मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय का विरोध करना। यानी कि जो हैं हम हैं, लाइक जो आप हो वही आप हो, आपके पड़ोसी से आपको कोई मतलब नहीं, ऐसे समझो। यानी कि यहाँ पे बेसिकली अगर आप अपने आप से रिलेट करो तो ये है कि आप हो जो हो, आपके बगल वाला पड़ोसी कुछ नहीं है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर वो आपके घर भी आता तो उसको मारो, उसको जान से ख़त्म करना, ठीक है। और ये अपने देश का मतलब देश का विस्तार करना, उससे लड़ाई करना, साम्राज्य विस्तार, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, यही सब जो था उसका मेन मोटिव था फासीवाद का, ठीक है। और अगला था कि अर्थव्यवस्था। उनकी जो अर्थव्यवस्था थी ना, तो वो राष्ट्रीय लेवल पर थी, यानी कि नेशनल लेवल पर थी। उनकी जो भी इकोनॉमिक थी, इकोनॉमिक के अंदर मतलब जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी माल का उत्पादन होगा या जो भी मांग और पूर्ति आपने पढ़ा होगा, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग टू नेशनल मतलब राष्ट्रीय स्तर के अकॉर्डिंग होगा, किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रख करके नहीं होगा। तो ये था। अब जो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिसने फासीवाद की आलोचना की है, क्योंकि जाहिर सी बात है खामियां तो हर इंसान के अंदर होती है, ऐसे ही हर विचारधारा के अंदर खामियां हैं। जैसे कि हम होते हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, ऐसे कोई भी देश परफेक्ट नहीं है, कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना तो कुछ खामियां होती हैं। तो सेम ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने या बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिक रहे हैं जिन्होंने इसकी आलोचना की है। आलोचना में क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो अगर आ जाए पेपर में, तो क्योंकि पेपर में आलोचना आता नहीं, बट मैंने आपको करवा रही हूँ मैं, ताकि आपको मतलब क्लियर समझ में आए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि विश्व शांति का शत्रु, यानी कि अगर फासीवाद की विचारधारा सब लोग अपना लेंगे तो इससे क्या होगा, विश्व शांति का शत्रु, यानी कि फासीवाद जो है वो विश्व में शांति नहीं रहने देगा। अब जैसे कि आप हो, आप 3-4 पड़ोसी एक साथ रह रहे हो, मान लो एक ही गली में, अब ये समझे, ए वाला समझे कि मैं ही हूँ जो हूँ, ये सबसे लड़े। गली में भी देखा होगा लड़ाई होती है, लड़ाई झगड़ा, तो क्या शांति रहती है? नहीं रहती, नहीं रहती ना। तो ऐसे ही अगर देशों के बीच में आपस में लड़ाई होगी तो विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी शांति नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि लोकतांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार किया है। लोकतंत्र को तो मानना ही नहीं है, इनका जो सिद्धांत था वो था कि लोकतंत्र को नहीं मानना। तो बेसिकली बात यही है कि लोकतांत्रिक आस्थाओं पर प्रहार का मतलब है कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, वहाँ पर इसकी कोई जगह नहीं है। तानाशाही को बढ़ावा दिया है, यानी कि सारी शक्ति
सारी पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी, वही सरकार चलाएगा, वही रूल करेगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। और वहाँ पर न्याय, समानता, स्वतंत्रता कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि तानाशाही का मतलब भी यही होता है ना। आप लोग छठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो तानाशाही, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सब बच्चों को पता है कि तानाशाही क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मैंने आपको वहाँ पे क्या बताया कि नेशनल लेवल पर थी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर थी। और यहाँ पे क्या है कि आलोचना में आप ये लिख सकते हो कि अर्थव्यवस्था जो है ना वो जन कल्याण के विरुद्ध थी, यानी कि जन कल्याण यानी कि जनता का जो सोशल वेलफेयर, आपने सुना होगा, सोशल वेलफेयर नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखना है, और ऐसा प्रॉफिट कि उसका देश जो है वो तरक्की करे, भले ही गरीब जो है मर जाए, कुछ भी हो, मतलब एकदम अपने देश को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना, बहुत डेवलप करना, लेकिन उससे गरीब अगर मर रहा है तो मरने दो, उनका मतलब ये था। तो जो वहाँ पे अर्थव्यवस्था थी ना वो जन कल्याण के विरुद्ध थी, यानी कि जन कल्याण यानी कि जनता के लिए वहाँ पर नहीं थी। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रही हूँ, मतलब इससे आपको रिलेट करके लिखना है कि वो जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी जन कल्याण के विरुद्ध थी, राष्ट्रीय स्तर पर थी, जो भी वहाँ पे उत्पादन होता था वो राष्ट्रीय लेवल पर होता था। वहाँ पर एक व्यक्ति के मतलब उसको व्यक्ति को क्या चाहिए उससे कोई मैटर नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता था। उसके बाद है शक्ति का दर्शन, यानी कि आलोचना में लिख सकते हो कि इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति दिखाना, भले ही आपके पास शक्ति हो या ना हो, बस अपनी शक्ति दिखाना। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि धर्म और राजनीति को मिलाना गलत है, यानी कि धर्म और राजनीति को आपस में मिलाना गलत है, क्योंकि धर्म और राजनीति सेपरेट दो अलग पॉइंट हैं। बट इन्होंने क्या किया था, फासीवाद ने धर्म को, आपको पता है कि धर्म को, चर्च को, सबको राजनीति में मिला लिया था। ठीक है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि युद्ध व हिंसा का समर्थन दिया। युद्ध व हिंसा का समर्थन कैसे दिया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्होंने ये बोला कि सामने वाले को कमज़ोर समझो और कमज़ोर बनाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि युद्ध करना है, हिंसा करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरा समझाया हुआ भी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और आप टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे पर्सनली, कोई भी प्रॉब्लम है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।